विश्व कल्याणकारकं शिक्षाया ज्ञान यज्ञार्थे नैमिषारण्यमुत्तमम् इदं निखिल विख्यातं विश्व कल्याणकारकं भारतीय शिक्षार्थं च पुनरुत्थानमुत्तमम्। सबसे पहले आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज AKTU के शांति स्वरूप भटनागर सभागार में आयोजित इनोवेटिव सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट थीम के ऊपर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा और मार्गदर्शन से जो स्टार्टअप नीति का आरंभ हुआ है, उसमें इनोवेशन हब का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रवण सिंह बघेल जी, अक्षय त्रिपाठी सर, प्रो VC सर मनीष गौड़ साहब, डीन प्रोफेसर BN मिश्रा सर, इसके अतिरिक्त जो मंच संचालक कर रही हैं वंदना शर्मा जी, पिछली बार भी इन्होंने मंच संचालन किया था, बड़ी कुशलता से मंच संचालन करती हैं आप। और हमारे यहाँ जो युवा छात्र शक्ति भाई बहन बैठे हैं वो सभी, और इनोवेशन हब की हमारी पूरी टीम जिन्होंने भी प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन थे आप सभी के। और इसके साथ साथ AKTU के सभी शिक्षकगण, आचार्यगण और इस साकार और निराकार प्रकृति और पर्यावरण के गर्भ में बैठे अन्यान्य पंच महाभूत और जीव और हमारी खबर पालिका। देखिए, मैं जो विषय है उसकी दिशा दूसरी ओर ले जाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी कहानी आपको सुनाऊंगा। आपने नाम सुना होगा जे कृष्णमूर्ति की। जे कृष्णमूर्ति नाम सुना है आपने? फिलोसोफर थे, बहुत अच्छे शिक्षक भी रहे, आध्यात्मविद भी थे। उन्होंने बताया कि कुछ लोग थे वो दिल्ली जाना चाहते थे मुंबई से, और वो सब लोग बैठ गए तिरुवनंतपुरम की ट्रेन के अंदर। और जैसे ही वो बैठे उसके बाद सरकार को कोसने लगे कि क्या सरकार है, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये व्यवस्था क्या है, हम दिल्ली पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, ये कैसी ट्रेन है, बेकार गाड़ी में बैठ गए। ये कथा कहती क्या है? ये कहती है दो जीवन दृष्टियों के भेद को। एक दृष्टि है भारतीय और दूसरी दृष्टि है अभारतीय। मैंने एक एक चीज को लिखा अभी जो बोला सभी ने, लेकिन शुरुआत करूंगा जब मैंने प्रवेश किया और मनीष जी मेरे से मिले। मैं जब आया, प्रवेश कर रहा था, और ये संयोग से इतना सुंदर बना, मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी सुंदर पंक्तियां मेरे से पिरोई जाएगी क्या। पुष्प मुझे दिए, जो भारतीय परंपरा है, वो प्लास्टिक से लपेटे हुए थे। पानी दिया जो प्लास्टिक की बोतल में था। सामने प्लेट रखी हुई थी, उस पर प्लास्टिक का रैपर लगा हुआ था, और सबसे बड़ी बात, प्लेट के अंदर जो व्यंजन रखे हुए थे वो भी प्लास्टिक में परोसे हुए थे। और जब अंदर आया देखा तो सामने जो बैनर पोस्टर है वो भी प्लास्टिक का है। और इसी को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक असुर। क्या कहते हैं? प्लास्टिक असुर। तो जो आर्टिफिशियल है वो प्लास्टिक है, और जो नेचुरल है वो प्रकृति है। जो पश्चिम है वो प्लास्टिक है, वो कृत्रिम है, और जो पूर्व है वो प्रकृति है, वो आध्यात्मिक है, वो सबको साथ में लेकर के जाता है। एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा आपको, कहानियां ही सुनाऊंगा। और संयोग ये था कि मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या मुझे 15 मिनट से अधिक समय मिलेगा, तो आपने बोला कि 5 मिनट तो ऊपर मिल सकता है। लेकिन जब ईश्वर साथ होते हैं ना, तो समय अतिरिक्त अपने आप मिल जाता है। बाद में पता चला कि 2 वक्ता किसी
भाग्यवश संयोगवश नहीं आ पा रहे हैं तो एक वक्ता का पूरा अतिरिक्त समय मुझे मिलेगा। नहीं देना चाहते तो भी मैंने ले लिया, क्योंकि एक का तो डॉक्टर साहब लेंगे और सब तो टाइम से खत्म कर ही दिया सर ने। तो सर कथा का शीर्षक है धरोहर। दादाजी का नाम था विष्णु, दादी माँ का नाम था लक्ष्मी। अमेरिका से पोते पोती आए जिनका नाम था संस्कार और प्रतिज्ञा। उनके पिता का नाम था संकल्प। संकल्प जब बहुत छोटे थे तो गांव में रहते थे, शिक्षा के लिए मुंबई गए। मुंबई के बाद अच्छी नौकरी मिली तो अमेरिका चले गए। जब पोते पोती थोड़े बड़े हो गए, संस्कार और प्रतिज्ञा, तो दोनों घर पे आए। और घर पे आए तो दादाजी ने सुबह उठाया, बोलो। तो उठते उन्होंने क्या बोला? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभात कर दर्शन। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्वमी। तो जिस प्रकृति की, जिस पर्यावरण की हम बात करते हैं, वो तो हम बिस्तर से उठने से पहले आरंभ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि दादाजी ये है क्या? आपने बोला हमने पीछे बोलिए, लेकिन हमें पता नहीं है। तो उन्होंने बताया कि बेटा जो हमारी धरती माँ है उसको प्रणाम करके जीवन का आरंभ करते हैं, क्योंकि यही धरती माँ हमारी लक्ष्मी है, यही धरती माता हमारी काली माता है, यही धरती माता हमें सब कुछ देती है, इसीलिए इसको लक्ष्मी कहते हैं। इसीलिए हम दिन की शुरुआत धरती माँ से करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि दादाजी हमें घूमने जाना है, हमें घुमा के लाइए। हमने सुना है कि गांव के चारों ओर जंगल है। तो दादाजी ने कहा कि बेटा घूमने तो जाना है, लेकिन घूमने जाने से पहले हमारे घर की परंपरा है कि पहले गणेश मंदिर में जाते हैं और गणेश मंदिर से जाने के बाद फिर अल्पाहार करेंगे, फिर घूमने जाएंगे। तो दादाजी के अनुसार संस्कार और प्रतिज्ञा ने ऐसा ही किया, साथ में संकल्प भी थे उनके। अब हुआ क्या, जैसे ही बाहर निकले घर से, उन्होंने कहा दादाजी ऑटो रिक्शा नहीं है क्या? उन्होंने कहा बेटा गांव बहुत छोटा होता है और गांव के अंदर लोग पैदल जाते हैं या बैलगाड़ी से जाते हैं या साइकिल से चले जाते हैं, तो बहुत दूर जाने की आवश्यकता भी नहीं होती है, सब कुछ आसपास ही मिल जाता है। अब वो पैदल पैदल गए, अब पैदल गए तो उनको जंगल मिला। अब जैसे ही जंगल देखा तो बच्चों ने गीत गाया। क्या? जो सारे बच्चे गाते हैं, बताइए कौन सा गीत है वो? जंगल जंगल बात चली है पता चला है या नहीं? मोगली वाला, ठीक है। अब जैसे ही वो जंगल में गए तो जंगल में जब घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक शेर आ रहा है। मैं आपको विषय के ऊपर लेके आऊंगा और आपको लगेगा कि पर्यावरण ये होता है या अब तक जो पढ़ रहे थे वो होता है पर्यावरण, जो अब तक सुन रहे थे। तो जब बच्चों को पता चला तो शेर आया, तो टाइगर आते ही सामने बोला। जब टाइगर आया तो हर जीव बोलता है हमारे प्रकृति के अंदर। तो टाइगर दहाड़ा, दहाड़ के क्या गाना गाया उसने? चाहे कोई मुझे जंगली कहे, है या नहीं? यही गाना गाएगा। जो कहता है तो कहता रहे, हम भूखे प्यासे मर रहे हैं, हम क्या करें, हम क्या करें। वो दहाड़ मार मार कर पूछ रहा था सबसे। अब हुआ क्या, बच्चे पास में गए तो उन्होंने कहा डरो मत बेटा मेरे से, मैं तो खुद तुमसे प्रताड़ित हूं। तो जैसे ही उन्होंने कहा डरो मत, तो संकल्प उनके पिताजी थे, उन्होंने मोबाइल निकाला। जब जेब से मोबाइल निकाला तो जंगल के राजा डर गए और उन्होंने क्या बोला कि शूट मी विद कैमरा बट नॉट विद गन। शूट मी विद कैमरा बट नॉट विद गन। तो चुपचाप जो शेर महाराजा थे वो वहां खड़े रहे, उन्होंने फोटो खिंचवाई। तो उन्होंने कहा कि आप हमसे डर क्यों रहे हैं? कि मैं डर इसलिए रहा हूं कि आज भी मुझे कहां जाना पड़ता है, मुझे बस्ती में जाना पड़ता है, मुझे मोहल्ले में जाना पड़ता है। पीछे बच्चे बैठे हैं, मेरा अनुरोध रहेगा आप कृपया करके बैठ जाओ। इधर आ जाओ बच्चा, जिनको जगह नहीं इधर आ जाओ, काफी जगह इधर आ जाए आगे, उनको शायद कुर्सी नहीं मिल पा रही। मैं शिक्षक रहा हूं तो शिक्षक की तरफ बात करूंगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। अंदर तो आराम से आके बैठ सकते, हम तो ऐसे ही बैठ जाते थे इसी के चारों, जब जगह नहीं मिलती थी। और ज्यादा अच्छा रहता है
वक्ता के चरण के पास बैठना, श्रवण बड़ा आसान होता है। अब हुआ क्या, जैसे ही शेर चला गया बेचारा, थोड़ी सी देर के बाद उन्होंने पत्ते देखे पेड़ के। उन्होंने कहा पेड़ पत्ते आ कहां से रहे? ऊपर देखा तो पेड़ पत्ते गिरा रहा। जब उन्होंने हाथ लगाया तो पेड़ बोलने लगा। क्या बोला? पेड़ की सुनो वो हमारी सुनेगा, तुम एक पेड़ लगाओ, तुम एक पेड़ बजाओ, वो 20 लाख देगा। गीत सुना होगा आपने। क्या है गीत? अब कैसे पेड़ 20 लाख देता है ये मैं बताना चाहूंगा। उस पेड़ के हर पत्ते पर लिखा हुआ था, वो पेड़ भी बोल रहा था। हिमांशु बैठे हैं मेरे छोटे भाई, ये बड़े लंबे समय से मैं हिमांशु को जानता हूं। एक पेड़ कहते हैं कि जब प्रदूषण नियंत्रित करता है तो उसका मूल्य होता है 5 लाख। जो नमी देता है वो 3 लाख की है, ऑक्सीजन देता है वो 2.5 लाख की है, और जो पशु पंछियों का घर बनाता है वो 2.5 लाख का है, मृदा क्षरण को जो बचाता है वो 1 लाख का है, और लकड़ी फूल फल देता है वो 1 लाख का है। कुल मिलाकर 15, तो हो गए ना 15-20 लाख। और 50 वर्ष एक पेड़ की आयु होती है। तो गाना तो सही था, हमने इसको सही रूप पे देखा नहीं। थोड़ा सा आगे गए, कौन? संस्कार और प्रतिज्ञा। किनके साथ गए? संकल्प के साथ। साथ में कौन थे? दादाजी, विष्णु जी, लक्ष्मी मैया घर पे हैं। ठीक है। नदी को देखा, नदी बड़ी बेबस थी, तरस रही थी, पानी नहीं था, पानी बहुत कम था। पास में गए, पूछा नदी मैया आप उदास क्यों हैं? तो नदी ने कहा नदिया मेरा नाम है, बहना मेरा काम है, हर बस्ती को हर गांव शहर को करती हूं प्रणाम। करती है कि नहीं करती नदी प्रणाम? सबको पानी देती है, लेकिन हम नदी को क्या देते हैं? तो उन्होंने पूछा आप इतनी उदास क्यों? ये तो बताइए, आपने कथा तो सुना दी। उन्होंने कहा पेड़ मेरे मस्तक थे, मेरे मस्तक को तो सबने काट दिया। पानी मेरा रक्त था, उसको सब शोषित करके ले गए। और जो मेरे पालनहार थे वो थे टाइगर, वो थे हिरण, वो थे हमारे जीव। अब उनकी स्थिति क्या है? सब का नाम किसमें आता है? प्रोटेक्टेड एनिमल्स के अंदर आता है कि उनको हमें संरक्षित करना है। और याद रखिए दिवस उसी का मनाया जाता है जब संकट हो जाता है, और दिनचर्या उसकी होती है जो हमारे जीवन का अंग होता है। तो ये दिवस मनाना और जो दिनचर्या है इसमें इतना बड़ा अंतर होता है। तो प्यासी भटकती मैया से जब वो आगे गए बच्चे, तो आगे उनको 4 लोग मिले जो पेड़ काटने के लिए आए थे। तो जब दादाजी ने उन्हें समझाया तो पेड़ काटने के लिए रुक गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपना पेट पाले कैसे? पेड़ से तो हमारा पेट पलता है। तो दादाजी ने कुछ चीजें बताई जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से एक गांव का व्यक्ति बिना पेड़ काटे भी पेट को पाल सकता है। शाम को घर लौटे और घर लौट करके दादाजी ने उन्हें गुड़ दिया और पानी पिलाया। तो उन्होंने कहा पिताजी जब हम मुंबई में आते हैं तो घर पे आते तो चॉकलेट मिलती है हमें प्लास्टिक के रैपर में, और साथ में कोल्ड ड्रिंक मिलती है जो सिद्ध हो चुका है कि शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, हमारे यहाँ गुड़ पानी की परंपरा है। गुड़ पानी की परंपरा क्यों है? कहते हैं कि गुड़ के साथ पानी यदि गर्मी में भी लिया जाए, हालांकि आयुर्वेद में गुड़ की मनाही होती है गर्मी में, लेकिन गुड़ के साथ पानी लिया जाए तो जो बाहर की गर्मी है उसको अवशोषित कर लेता है और पूरी थकान मिट जाती है, क्योंकि हाई एनर्जी सोर्स होता है जिसको आप क्या कहते हो? कार्बोहाइड्रेट कहते हो। अब संस्कार और प्रतिज्ञा को समझ आया कि यदि हम लक्ष्मी जी और विष्णु जी का संकल्प लेकर के रहते तो कितना अच्छा रहता, और अमेरिका जाने पर हमारी स्थिति क्या हुई। दादाजी ने सुला दिया बच्चों को, बच्चे फिर सुबह उठे। जब सुबह बच्चे उठे तो दादाजी ने तो फिर कहा बेटा उठो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी समुद्र वसने देवी, बोल दिया उन्होंने कि अब क्या करना है कि अब देखो सूर्य की किरण उदय हो गई है और सूर्य नमस्कार करो। तो दादाजी ने उनको सूर्य नमस्कार कराया। रात को कोई एसी नहीं था गांव के अंदर, रात को छत पर सो रहे थे और कंबल ओढ़ा हुआ था उनका। शहर में सो जाओ तो हो सकता है मुंह काला हो जाए सुबह तक, क्योंकि इतना पोल्यूशन होता है, वो सारा धुआं क्या है ऊपर जमने लगता है। तब फिर अंदर गए तो लक्ष्मी मैया को पूछा कि हमें समझ नहीं आ रहा, अमेरिका में तो कुछ और था और यहाँ पे सब कुछ अलग अलग है। तो उन्होंने बताया कि बेटा यहाँ पे सारे काम बैलगाड़ी से होते हैं, और आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई तो हम बायोगैस लेके आ गए हैं, उसका भी हम सदुपयोग करते हैं। और इसके अलावा
सारे के सारे जो वृद्ध हैं ना, तुम्हारे दादाजी सही जितने भी वानप्रस्थी हैं, वो सब नक्षत्र वन में जाते हैं। उन्होंने कहा नक्षत्र वन में बूढ़े लोग जाते हैं? हमने तो अमेरिका में सुना था कि बूढ़े लोग ओल्ड एज होम में जाते हैं। अब उसने नक्षत्र होम नहीं सुना था, दादाजी ने ओल्ड एज होम नहीं सुना था। दादाजी कहते ओल्ड एज होम क्या होता है, हमने तो कभी सुना ही नहीं। उन्होंने कहा वृद्धाश्रम, कि वृद्धों का तो आश्रम होता ही नहीं, वृद्धों का आश्रम तो वानप्रस्थ होते हैं जिसमें वो समाज का काम करते हैं। अब दादी ने कहा कि बेटा एक काम करो, तुमको एक काम करना पड़ेगा, तुम संस्कृत पढ़ो, क्योंकि संस्कृत संस्कृति और संस्कार की भाषा है, और जब संस्कृति का संकल्प और प्रतिज्ञा लोगे तो आपके जीवन में सारी परंपराएं और संस्कार अपने आप आ जाएंगे। और फिर जो लक्ष्मी दादी माँ थी, उन्होंने उनके हाथों में बीज दिए कि बेटा जाओ, हमारे यहाँ वर्षा काल के समय जब कोई बाहर जाता है तो वो बीज लेकर के जाता है और उसे जगह जगह बिखेर देता है, क्या कि चारों ओर क्या हो जाए, जंगल ही जंगल हो जाए, चारों ओर क्या हो जाए, वृक्ष ही वृक्ष हो जाए। इसीलिए दादाजी ने और सभी बच्चों ने बीज को माथे पर लगाया और लगा करके जंगल की ओर चल पड़े। अब बात यह है कि ये मैंने कथा क्यों सुनाई, आप सब समझ गए होंगे, सब विद्वजन हैं, युवा तो अधिक विद्वजन है क्योंकि वो डबल यूनिवर्सिटी में रहता है, AKTU और व्हाट्सएप है या नहीं। 3 प्रश्न पूछने की इच्छा है, यदि आप अनुमति दें तो पूछ सकता हूं क्या? पहला प्रश्न कोई भी उत्तर दे सकता है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? कौन बोला? हाँ बताओ बेटा। कौन कौन सा? लाइट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। पहले क्या बोला? लाइट पोल्यूशन। लाइट और एयर और वाटर सॉइल। मुझे वही बोतल ला के दे दीजिए। साउंड, ठीक है, बहुत ही अच्छा उत्तर, बच्चे ने जो पढ़ा वो बता दिया। दूसरा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? और इसी के साथ दूसरा प्रश्न है कि वट सावित्री व्रत कब आता है? बताइए। हाँ बताओ बताओ। अति सुंदर, आपसे ऐसी आशा है, युवाओं के मन में यदि ये चीज है तो भविष्य बहुत सुंदर है। लेकिन 5 जून को क्यों मनाते हैं ये बताइए। सर एक्चुअल में जो हमारी विक्रम संवत है ना, तो वो 5 जून के करीब ही आती है आसपास सर। चलिए और बताइए। सीधी सी बात है, दिवस कब मनाया जाता है बता तो दिया मैंने आपको, जब सब कुछ बिगड़ जाता है तो दिवस मनाते हैं। 5 जून 1973 को एक बैठक हुई कि भाई पूरे विश्व का प्रदूषण पर्यावरण बिगड़ रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तो आओ सब मिलकर के रोकें। जब यूएनओ के तत्वाधान में ये हुआ तो 5 जून 1974 से दिवस मनाना शुरू हो गया, जो आज भी मनाया जा रहा है, जिसकी थीम क्या है? प्लास्टिक फ्री है या नहीं? तीसरा प्रश्न और पूछूंगा, आज का जो इनोवेशन हब है इसका ध्येय वाक्य क्या है? मैंने अभी पढ़ा, जो पढ़ा तो मैंने, उसका ध्येय वाक्य है विचार, विचार के बाद आकार, आकार के बाद साकार, साकार के बाद बाजार, और बाजार के बाद व्यापार, और ये ध्येय वाक्य पूर्ण हो जाता है। तो विचार से शुरू हुआ और व्यापार पर क्या हो गया? पूर्ण हो गया। तो क्या ये थीम लाइन सही है या अपूर्ण है? गलत तो नहीं है, क्योंकि अपूर्ण है। क्या होना चाहिए इसमें? प्रकृति को बचाते हुए करना चाहिए। फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलो ठीक है, बस मेरे को जितना चाहिए उतना मिल गया, बाकी एक्स्ट्रा बात करें। और एक अंतिम प्रश्न और पूछने का मन है, क्योंकि आपने बड़े अच्छे उत्तर दिए, 3 प्रश्न पूरे हो गए थे मेरे। क्या हम सभी सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हमारी गाड़ी क्या दिल्ली की ओर आ रही है या तिरुवनंतपुरम की ओर जा रही है?
तिरुवनंतपुरम की ओर जा रहे हैं और पहुंचना कहां चाहते हैं? दिल्ली में। देखिए, जो भारतीय परंपरा है उसमें बहुत सरल सा सूत्र है। वो सूत्र है कि केंद्र में कौन रहेगा? प्रकृति रहेगी, और चारों ओर क्या रहेगा? व्यक्ति रहेगा उसकी सेवा के लिए। हमारे यहाँ व्यक्ति बिल्कुल भी केंद्र में नहीं है। और पश्चिम का क्या सूत्र है, भारतीय परंपरा का क्या सूत्र है कि केंद्र में व्यक्ति रहेगा और सब कुछ उस व्यक्ति का क्या करेंगे? पोषण, चाहे शोषण कहीं से भी करना पड़े। तो हमारे यहाँ कम शोषण, अधिक पोषण, और वहां शोषण ही शोषण। पोषण के बारे में तो बड़ी मुश्किल से सरकारों के माध्यम से CSR ले रहे हैं, नहीं तो शायद वो भी नहीं हो पाता। जब हम बैलगाड़ी की बात कर रहे हैं तो आपको 3-4 कथाएं सुनाऊंगा, क्योंकि आधा घंटा है, मेरे को 10-12 मिनट हुए अभी, है ना। एक बैलगाड़ी का युग, एक वैज्ञानिक विश्लेषण। बैलगाड़ी का युग एक, पीछे बच्चे बोले साथ में, मैं टीचर भी रहा हूं। आधे लोग तो ताने देने लगे होंगे मन ही मन, यार बैलगाड़ी का युग और वैज्ञानिक विश्लेषण, ये अधिकारी हमें अब 16वीं-18वीं सदी में लेके ही जाएंगे पक्का। बट क्या था बैलगाड़ी का युग? What does in it imply? इसमें है क्या? चारों ओर जब हम देखते हैं तो यंत्र ही यंत्र है, और अति यंत्रों को मैं यंत्रासुर कहता हूं। जैसे प्लास्टिकासुर है, वैसे ही क्या है? यंत्रासुर है। यंत्रों का आविष्कार हुआ, लेकिन किसके लिए हुआ था? मानव के कष्ट कम करने के लिए, जीवन को सरल करने के लिए, और मानव के सहयोगी के रूप में यंत्रों का विकास हुआ। जैसे हमारी माँ जो गर्म बर्तन पकड़ने का चिमटा भी प्रयोग करती है ना, वो भी क्या होता है? यंत्र ही होता है। हाथ भी नहीं जलाता है, बड़ा सरल यंत्र होता है। ठीक है, इसी तरह से मुद्दा है क्या? मुद्दा है पहला कि यंत्र तो चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने कष्ट कम करने हैं, लेकिन क्या मनुष्य को यंत्र अपने मालिक बनने के लिए चाहिए या यंत्रों को दास बनाने के लिए चाहिए? और तीसरा, क्या भारत में भी ऐसे यंत्र बने थे क्या? 1860 का एक अंग्रेज इंजीनियर का ब्रिटेन की संसद को भेजा हुआ पत्र मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। धर्मपाल जी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि उन्होंने एक हल को इंग्लैंड भेजा, और उसके साथ में क्या लिखा कि सिंपल एंड मल्टीपर्पज टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया मैं आपको भेज रहा हूं। क्या भेजा? हल। बनाया किसने? किसान की आवश्यकता ने और लोहार के कुशलता ने। तो ये आश्चर्य नहीं था कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी चीजें बनती थी जिसमें कुशलता भी होती थी और तकनीकी भी होती थी। तो जो ट्रेडिशनल है वो टेक्निकल है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि जो ट्रेडिशनल है वो टेक्निकल नहीं है। इसी तरह से एक चरखा था। बच्चे जा कैसे रहे हैं समझ नहीं आ रहा है? ओहो, फैकल्टी मेंबर हैं। एक्चुअली मुझे पढ़ाते हुए 20 वर्ष हो गए ना, 19 वर्ष की आयु से पढ़ाने लगा था और उस समय मैं 30 वर्ष की आयु तक के, 35 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पढ़ाता था। तो टीचर तो टीचर ही होता, बच्चे होते थे, कितने बड़े उससे। तभी मुझे सारे बच्चे दिखते हैं, बहुत सारे। आप बैठेंगे तो अच्छा रहेगा 10 मिनट और, क्योंकि अत्यावश्यक चीज के समय, बात के समय आप जा रहे हैं। और ठीक है, बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा। हमारे यहाँ एक चरखा था, उस चरखे का काउंट क्या होता था? 2425 काउंट। मैं शिक्षक हूं ना, तो अड़काना भी आता है, प्यार भी करना आता है, तो मैं रखूंगा। थोड़ी सी देर के लिए मत जाइए, 15 मिनट के लिए ना। इतनी दूर से आए हैं, सारा मीटिंग बार बार फोन आ रहे थे। हमने छोड़ा अक्षय सर को, तो पता ही है कि कितने बिजी रहते हैं सब लोग। 2425 काउंट सूत काटता था वो चरखा। ये हमने नहीं कहा, एक अंग्रेज ने लेटर लिखा टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और आज वर्ल्ड की जो बेस्ट स्पिनिंग मिल है वो 500 काउंट से ज्यादा नहीं काट पाती। एक काउंट किसे कहते हैं? 1 किलो रुई से जितने गज धागा निकलता है उसे एक काउंट कहा जाता है। तो आज की बेस्ट स्पिनिंग मिल
500 काउंट काट पाती है और हमारा चरखा 2425 काउंट काटता था। चरखे चलाने वाले की भी कारीगरी थी और चरखे बनाने वाले की भी कारीगरी थी। दोनों के अंदर क्या थी? कुशलता थी। एक तीसरी कथा, आपने राजा भोज का नाम सुना होगा, कवि माघ का नाम भी सुना होगा। बड़े अच्छे मित्र थे। जब कभी वार्ता विनोद की आवश्यकता होती तो राजा जी बुला लेते कवि माघ को, कवि माघ भी आते और सहभोज चलता दोनों का, बड़ा आनंद लेते दोनों। एक दिन माघ की पत्नी ने कहा, तुम कहते हो कि राजा तुम्हारे मित्र हैं, इस बार राजा को बुलाओ ना घर पे। अब राजा ने जैसे ही मित्र ने कहा तुरंत हाँ की, लेकिन मन में सोचा कि माघ चाहे कितना भी बड़ा कवि हो, मेरे जितना ऐशो आराम और विलासिता तो उसके घर में नहीं होगी। कवि माघ के घर गए, पहले परंपरा होती थी कि आज की तरह अतिथि नहीं कि डिनर दिया और भगा दिया, ऐसे नहीं होता था। लोग भोजन करने जाते थे, रात्रि विश्राम करते थे, सुबह आराम से आते थे, ताकि मित्रों के साथ रात को वार्ता विनोद का आनंद लिया जा सके। विनोद का अर्थ होता है हंसी चुटकुले, वार्ता तो आपको पता ही है। तो हुआ क्या, जब रात को जिस कमरे में सोए उसमें उन्होंने एक चद्दर रखी और रात को जेठ के महीने में, जो कि मई जून का महीना होता है, ज्येष्ठ माह, उसमें इतनी ठंड लगी कि उनको रात को पतली चद्दर ओढ़नी पड़ी। ये क्या था? वास्तुकला थी या उस कक्ष का मटेरियल था या उस कक्ष की बनावट थी? तो आज आप जिस एसी का आनंद ले रहे हैं ना, आप सोच रहे होंगे अरे हम तो बहुत ही एडवांस पीढ़ी हैं, उनको क्या आता होगा। आपसे पहले बहुत आनंद लिया है लोगों ने, और बिना प्रकृति को नाश किए हुए आनंद लिया है, ये भी आपको बात बताऊं। ठीक है, मुंबई में एक आर्केड होटल बना है, किसी को पता होगा सर्च करिएगा, उसका नाम है इकोटेल। उसको इकोटेल अर्थात एनवायरमेंट फ्रेंडली होटल का अवार्ड मिला है। क्यों? क्योंकि वो कॉर्पोरेशन का पानी यूज नहीं करता है, बिजली स्वयं की यूज करता है और टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। विठल कामत ग्रुप का होटल है ये, ठीक है। वो इनबिल्ट व्यवस्था पर आधारित है, एक भी चीज बाहर से नहीं लेता, सब कुछ अपनी स्वयं जनरेट करता है, इसीलिए उसको इको होटल का दर्जा दिया गया। क्या हम एकेटीयू को भविष्य में इकोटेल की तर्ज पर विकसित कर सकते हैं? ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनोवेटिव पावर तो है, सब में है। ये तो मैंने देखा, 10 प्रेजेंटेशन हुए, लेकिन क्या बिना कृत्रिम ऊर्जा के, प्राकृतिक ऊर्जा के आधार पे उसको हम इतना शीतल रख सकते हैं क्या? बैलगाड़ी किससे चल रही थी बताइए? ऊर्जा का नाम क्या था? हॉर्स पावर या ऑक्स पावर? प्राणिक ऊर्जा कहते हैं। तो हॉर्स पावर के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? ऑक्स पावर के पीछे नहीं दौड़ना क्या कभी? और दूसरा मैन पावर, क्या हाथ से काम नहीं करना? श्रम और पसीना तो हमारे लिए आजकल क्या हो गए हैं, 10,000 में बंदा काम करेगा, लेकिन 20,000 में खेत में काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां श्रम भी लगता है, पसीना भी लगता है, मैन पावर भी लगती है और ऑक्स पावर भी यूज करनी पड़ती है, क्योंकि उसको हॉर्स पावर की आनंद आता है, उसे हॉर्स पावर में आनंद आता है, ऑक्स पावर मैन पावर में उसे आनंद नहीं आता है। तो मूल सिद्धांत क्या है, मैं अब आपको प्रिंसिपल पे लेके आना चाह रहा था इन कथाओं के माध्यम से। हमारी गुरुकुलों की परंपरा भी यही रही है पढ़ाने की। गुरु आज की तरह नहीं कि क्लास में आए, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में चले जाइए जिसकी सबसे महंगी फीस है। शुरुआत क्या करेंगे, ये चैप्टर है साहब, और यहां से लेकर यहां खत्म हो जाता है और आपका जीवन भी उसके साथ। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा 100 में से 4 लोगों को नौकरी लगा पा रही है, केवल सेवक बना पा रही है, वो शिक्षा तो विचार करना पड़ेगा ना, चिंतन करना पड़ेगा, क्या वो शिक्षा भी है क्या, या गलत शिक्षा है, या कुशिक्षा है, या आधी अधूरी शिक्षा है। मैं केवल आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सब कुछ सही है इस संसार में। यह भी मैं अंत में आपको बताऊंगा कि इस संसार में कुछ गलत नहीं, धर्म भी सही है, अधर्म भी सही है, असुर भी सही है, सुर भी सही है, ज्ञान भी सही है, अज्ञान भी सही है, दिन भी सही है और रात भी सही है। तो सिद्धांत ये है कि यदि प्राण से चलने वाली ऊर्जा को प्राथमिकता दी जाए और अन्य सभी ऊर्जा को द्वितीयक या कहीं महत्वपूर्ण जगह पे रखा जाए, तो हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो क्या पूरी एकेटीयूटी इस बात पे लगेगी कि किस तरह से हम वो इनोवेशन करें
जो प्राणिक ऊर्जा का अधिक से अधिक दोहन करें। मनुष्य को सुविधा चाहिए, सुख चाहिए, विलासिता चाहिए, अमन चाहिए, चैन चाहिए, शांति चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? आपका स्वास्थ्य चला जाए तो न तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा, न सुविधा मिलेगी, न सुख मिलेगा। पूरे विश्व व्यापार में 1750 में 1/3 हिस्सा था हमारा, पता है आपको? और आज हम स्ट्रगल क्या कर रहे हैं? 1% हो गया साहब इस बार तो हम 1.5 लेके चले गए, इस बार हम 2 लेके चले गए। हम शतायु वाले लोग थे, 100 वर्ष की आयु होती थी हर किसी की, केवल युद्ध वाले क्षत्रिय को छोड़ दें, शेष सभी की आयु शतायु होती थी। स्ट्रगल किसके लिए कर रहे हैं साहब? कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 हो गई साहब, 66 हो गई, 70 हो गई है, 71 हो गई है, और जापान की तो हाईएस्ट है 86। अरे जो जापान की हाईएस्ट है उससे 14 वर्ष अतिरिक्त तो हमने छोड़ दी 1750 में। विकास कैसे मापा जाता है? अभी जितने ज्यादा हॉस्पिटल हैं पर पर्सन के ऊपर, वो विकास है। 10,000 पे एक हॉस्पिटल पिछड़े हुए, 1,000 पे एक हॉस्पिटल विकसित। क्या विकास का पैमाना भारतीय है? क्या हमारा पैमाना तो क्या होना चाहिए था? 1 लाख हॉस्पिटल के ऊपर, वो 1 लाख लोगों के ऊपर एक हॉस्पिटल होना चाहिए था, और उसमें भी डॉक्टर बेरोजगार रहता। वो था विकास का पैमाना। विकास का पैमाना ये नहीं था कि कितने ज्यादा हॉस्पिटल। शिक्षा बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म ग्रोथ कर रहा है, और बीमारियां और रोग लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार संस्कार की शिक्षा दे रहे हैं। इतने मेडिटेशन सेंटर, इतने योग गुरु आपने कभी नहीं देखे होंगे, और लगातार क्राइम रेट हमारी बढ़ रही है। 3 प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, जो आप इन पर चिंतन करिएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो आर्गुमेंट ही है ना, वो ही गलत है विकास का, कि वृद्धि को विकास कह रहे हैं। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो उद्देश्य है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, क्या इसको हम सस्टेनेबल इकोनॉमी इस इनोवेशन हब के माध्यम से बनाएंगे? क्या ऐसी इकोनॉमी बनाएंगे क्या जो हमेशा नंबर 1 पे रहे? अभी की जो रैंकिंग प्रणाली है ना, उसमें तो आप दौड़ रहे हो, दूसरा भी दौड़ रहा है, जो तेजी से दौड़ने लगा वो आगे निकलेगा। इसीलिए पिछले 100 वर्षों का आंकड़ा उठा लीजिए, कितने लोग अमीरों की लिस्ट में नंबर 1 और नंबर 2 पे रहे, कितनी यूनिवर्सिटी नंबर 1 और नंबर 2 पे रही, और हमारी तक्षशिला लगातार 1100 वर्षों तक वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी रही, बिना किसी रैंकिंग के, बिना किसी कॉपीराइट के, बिना किसी पेटेंट के, सबको ज्ञान देकर। आयुर्वेद की फार्मेसी नहीं होती थी साहब, पता है आपको? क्योंकि आयुर्वेद का सूत्र ही क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। आयुर्वेद स्वस्थ करना सिखाता है। आपका आहार कैसा होगा, आपका विहार कैसा होगा, कितने बजे उठेंगे, कितने बजे सोएंगे, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब आयुर्वेद सिखाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? खाओ सारा बाहर का, जो कंपनियां विज्ञापन दे रही है, खूब सारा क्या करो, दवाएं खरीदो, और दवाएं खरीदोगे तो हमारा जो मेडिकल टूरिज्म है वो बढ़ेगा, हमारी जो फार्मेसी की कंपनियां वो बढ़ेगी, और इसी से हम क्या बढ़ा रहे हैं? अपनी जीडीपी बढ़ा रहे हैं। तो क्या आपने जो लक्ष्य रखा था सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज का, यश प्राप्ति ही अस्ति नियति ही, क्या यश प्राप्ति हो रही है क्या आपको, या अयश की प्राप्ति हो रही है इनके माध्यम से? इन पे थोड़ा सा आपको चिंतन करना पड़ेगा। ये मैंने कुछ आपको बातें इसलिए बताई क्योंकि हमें अब शोषण धीरे धीरे कम करना है और पोषण अधिक करना शुरू करना पड़ेगा, अन्यथा ये जो शोषण है वो संकट कारक बनेगा। एक प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा जो शुरुआत में आया था, विचार, आकार, साकार, व्यापार और बाजार। इसके साथ में 3 चीजें और जोड़ लीजिए, बड़ा अच्छा बन जाएगा। CSR क्या है? CSR, और फिर संसार, और फिर अंत में प्रकृति, उसमें रह नहीं है। तो जब तक भारतीय परंपरा की पुनः प्रतिष्ठा नहीं होगी, जिसमें हम दूसरों के लिए है, दूसरा चाहे हमारे लिए है या नहीं है,
हमारा जन्म ही दूसरे के लिए हुआ है, इस संसार के लिए हुआ है, प्रकृति के लिए हुआ है, CSR दान दक्षिणा या भिक्षा देने के लिए हुआ है। जब ये कंसेप्ट आपका आएगा तो ये पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, ये प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी। पर संकट कहाँ है? जो बालक ने बताया तो प्रदूषण 5 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का बेचारा भूल गया। पहला प्रदूषण सबने छोड़ दिया, वो है वैचारिक प्रदूषण, वो है मानसिक प्रदूषण। क्योंकि जितने भी संकट हैं वो जन्म कहां से होते हैं? आपके मन से, आपकी बुद्धि से, आपके अहंकार के। जब आपका अहंकार बलवती होता है और आप कहते हैं कि मैं स्वामी हूं और प्रकृति दासी है, उसी दिन से संकट आरंभ हो जाता है, उसी दिन से प्रकृति का शोषण आरंभ हो जाता है। तो जो ये मटेरियल कल्चर है जिसमें हम केवल पंच महाभूत ही सब कुछ है, बाकी कोई कुछ नहीं है, तभी से पर्यावरण का संकट आरंभ होता है। तो बीएन मिश्रा साहब ने बड़ा सुंदर बोला था कि क्रम बिगड़ गया है, क्रम बहुत बिगड़ गया है, इसको सही करना है। अभी मैं सबकी बात करूंगा थोड़ी थोड़ी। जैसे रिक्लेम्ड वुड फर्निशिंग, जो नो ट्री हार्म के ऊपर काम करते हैं, एक ही ट्री से कई फर्नीचर बना देते हैं। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, मेरे घर में वर्षों से डाइनिंग टेबल नहीं है, मैंने बचपन से डाइनिंग टेबल नहीं देखा मेरे घर में। एक डाइनिंग टेबल की कॉस्ट क्या आती है बताइए? दीदी आपने बताया एक कुर्सी एक पेड़ को खा जाती है, तो बताइए डाइनिंग टेबल कितनी पेड़ को खाएगा? ऑलमोस्ट 4 to 5 1 बार नॉर्मली एक डाइनिंग टेबल बना देता है, एक कुर्सी में। और हम वर्षों से डाइनिंग टेबल का प्रयोग नहीं कर रहे। मैं प्रश्न ही ये पूछ रहा हूं, क्या फर्नीचर की आवश्यकता है क्या? पुराने लोग, आप कहते हो पुराने लोगों के रोग ही नहीं होते। मैं पर्यावरण की बात कर रहा हूं और मैं बाहर नहीं जा रहा, ना कथा सुना रहा, केवल पर्यावरण। मेरा विषय एक ही है। जब सब लोग जमीन पे बैठते थे, किसी के घुटने की समस्या नहीं होती थी, किसी के पैर दर्द होने की समस्या नहीं थी। आज 90 साल के दादाजी के घुटने सही है और 60 साल के संकल्प के घुटने खराब हो गए हैं। पता है ये बात आपको? क्यों? क्योंकि हम सब कुर्सी पर बैठे हैं और हमारा जो रक्त प्रवाह है, जो नीचे तक जाना चाहिए था और पूरा पैर दबना चाहिए था शरीर के माध्यम से, जिससे हमारे नीचे का तंत्रिका तंत्र और नाड़ी तंत्र सक्रिय हो जाता, उसको हमने अवरुद्ध कर दिया है इस कुर्सी पर बैठ करके। क्या सब लोग नीचे नहीं बैठ सकते थे? बताइए कितने पेड़ कटे इस फर्नीचर को बनाने में। और हमारे यहाँ 7.5 लाख गुरुकुल थे और 7.5 लाख गुरुकुलों में एक में भी कुर्सी टेबल नहीं होता था। सब में टीचर भी नीचे बैठते थे, बच्चे भी नीचे बैठते थे और सब शतायु होते थे, 100 वर्ष वाले, बिना बीमारी के, बिना रोग के, आनंद से। सोच के देखो, 100 साल तक गैस ही नहीं बने, 100 साल तक डायबिटीज ही नहीं हो। आप तो कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो। 100 साल तक बाल भी सफेद नहीं हो, 100 साल तक बाल भी नहीं उड़े, 100 साल तक मोटापा भी नहीं हो। संभव है आज के युग के अंदर। क्यों? क्योंकि हम एट व्हाट कॉस्ट, जो मैंने आपको बोला, किस मूल्य के ऊपर हम अपना बलिदान कर रहे हैं, सोच के देखिए, सोचिएगा इस चीज को। ये कोई मजाक की या उपहास की बात नहीं है। मेरा बहुत लंबा अध्ययन है, 16 वर्षों के भारतीय शिक्षा पे अध्ययन कर रहा हूं मैं। आगे विजेंद्र जी ने गौशाला के बारे में बताया, तो गौशाला की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। विजेंद्र जी जुड़े हुए हैं मेरे से ही। मैं जितनी भी गौशालाओं में गया, सर किसी भी गौशाला के अंदर ऑक्स पावर का यूज ही नहीं होता था। सब कह रहे हैं कि साहब हम गोल्फ कार्ट लेके आ गए, कोई कहता है साहब हम सबको गाड़ी में बैठा करके घुमाते हैं। अरे मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी बैलों को कसाई खाने जाने से बचा लिया है, अब इनका प्रयोग तो करो। गाय का प्रयोग तो पंचामृत के लिए भी हो सकता है, लेकिन बैल का प्रयोग पंचामृत के लिए नहीं होता है। लेकिन बैल का प्रयोग खाद के लिए हो सकता है। यदि एक बैल को, ऑक्स एनर्जी को केवल खेत के अंदर घुमाया जाए हल्के सा, तो जो वो यूरिन करेगा, उसके पैरों के खुर के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे और इसके साथ साथ जो वो गोबर करेगा, काउडंग होगा, उससे भूमि भी उपजाऊ होगी। और जिस धरती को आप माता कहते हो ना, जिस पर ट्रैक्टर चला करके पूरे दिन धुआं घुसाते हो, माता के मुंह पर कौन धुआं करता है भाई? आप करते हो अपनी माता के मुंह के ऊपर धुआं? हम तो पूरे दिन ट्रैक्टर चला चला के माता के पैर पे धुआं। हाँ, मान सकते हैं कि आवश्यकता हो सकती है जहां पे बहुत बड़ा फील्ड हो, लेकिन छोटे छोटे किसानों को आपने आदत लगा दी है क्या कि छोटे ट्रैक्टर ले लो, अब तो बड़े नहीं है तो छोटे ही ले लो। ना श्रम, ना पसीना,
ना ऑर्गेनिक, सारी चीज स्वास्थ्य को गड़बड़ करने वाली। क्या 2 एकड़ वाले किसान, 4 एकड़ के किसान एक गाय अपने घर नहीं रख सकते? मैं कहता हूं कि गाय का सच्चा घर किसान का घर है, गौशाला आपातकालिक घर है। तो विजेंद्र जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाइए गौशाला के अंदर, गोतीर्थ विद्यापीठ अहमदाबाद, गोपाल भाई सुरतिया जी की बंसीगिर गौशाला, मैं 2-3 बार गया हूं वहां पे, नियमित जाता हूं, 2-1 साल में चला जाता हूं। वो एक काम पे लगे हुए हैं, किस तरह से किसान के घर, किसान के खूंटे पर गौशाला को स्थापित किया जाए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन आप कह रहे थे गांव में 100 लोगों को मिलेगी। मैं चाहता हूं कि हर गांव के व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, कोई गांव का व्यक्ति बेरोजगार होगा ही नहीं, और सबको ऑर्गेनिक मिलेगा। आज ऑर्गेनिक का मूल्य 3 गुना हो चुका है, और लाभ कौन उठा रहा है? न किसान उठा रहा है, न बेचारा मनुष्य उठा रहा है। कौन? जो मीडिएटर हैं, जो दलाल हैं, जो कंपनीज हैं, वो सारे के सारे लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन बात यह है कि किसान का लाभ किसान को मिलना चाहिए, पहले उसका स्वास्थ्य रक्षण होना चाहिए। इसके बाद एक बात हुई थी हमारी, कैलन जो बायो प्लेनेट थे, उन्होंने भी अपनी बात की। इसके बाद में कोड एफर्ट सिगरेट बट्स की बात की। आप ऐसा आविष्कार क्यों नहीं करते, लोग सिगरेट पीने बंद करें? बिजनेस कैसे चलेगा सर? कोशिश कर रहे हैं, करिए, उसके ऊपर इनोवेशन करिए कुछ, ठीक है। लास्ट में इनोवेटिव सॉल्यूशन बताऊंगा। क्लीन एयर टेक्नोलॉजी की बात की। क्लीन एयर की बात ही क्यों कर रहे हैं? हमारी एयर तो क्लीन ही थी, कोरोना में देख लिया सबने, नीले बादल देखे, नीला आकाश देखा। अब देखिए बाहर जाकर के, नीला आकाश कभी दिखा है क्या? लेकिन आज भी विदेशों में कई जगह पे नीला आकाश दिखाई देता है, जहां पर पॉल्यूशन कम है। आज भी पहाड़ों पर नीला आकाश दिखाई देता है भारत में, जहां पर पॉल्यूशन कम है। डी डिजाइन्स ने बात की टायर की, ठीक है, टायर आवश्यकता है, आपके बारे में नहीं बोलूंगा, ये सोच रहे हैं कि मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं क्या? किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं, बस आपको चिंतन के लिए एक फूड फॉर थॉट होता है ना, जैसे कहते हैं, मैं वो दे रहा हूं आपको कि क्या हम हमारे इनोवेशन की दिशा को भी परिवर्तित कर सकते हैं, इनोवेशन की दशा को परिवर्तित कर सकते हैं क्या? एक अंतिम बात जो आज की है, उसके बाद एक कथा और सुनाऊंगा। उन्होंने बताया कि जो 5 तत्व हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, कि 5 तत्वों की इन्होंने बात की। लेकिन बात ये, सबने लोगो लगा रखे हैं। AKTU का अपना लोगो है, योगा है कर्म सुकौशल, आपने भी बात की। लेकिन उन लोगों का, उन मोटो का क्या हम विजन को फॉलो करते हैं, या केवल संस्कृत की कोट उठा करके चिपकाने के लिए होती है? योगा है कर्म सुकौशलम। एक भी व्यक्ति बाहर का काम नहीं आना चाहिए, हर बच्चा अपने गुरुकुल का, अपनी AKTU का, अपने यूनिवर्सिटी का खुद काम करे, तब वास्तव में योगा है कर्म सुकौशलम सार्थक होगा। और मैं चाहूंगा कि आप हर बच्चे को हर चीज के अंदर निपुण बनाएं। हमारे यहाँ बच्चे को गोपालन भी आता था। मेरा खुद का भांजा कहाँ पढ़ता था पता है आपको? अच्छे स्कूल के नाम बताइए, 5 बेस्ट स्कूल लखनऊ के। एक गोयनका भी आ जाएगा, GD गोयनका में पढ़ता था। GD गोयनका से वो गोतीर्थ विद्यापीठ चला गया अहमदाबाद। मैंने कभी नहीं कहा तू जाना, 9 तक हुआ, लगातार मैं उसको लेके जाता था वहां पे। उसको आया कि मेरे को तो ये शिक्षा ही नहीं लेनी, अपने आप चला गया गोतीर्थ विद्यापीठ। अभी हटा करके उसको वहां लगाया। 9th क्लास यहाँ से की है, वहां तो क्लास होती नहीं है, वो आयु के आधार पे आगे बढ़ते होते हैं सर। अभी अक्षय सर ने भी बात की थी प्रोटोटाइप सेंटर की, तो मैं चाहूंगा कि जो प्रोटोटाइप हैं, जो मैंने आपको कुछ बताया है, उसके आधार पे कुछ प्रोटोटाइप बनाइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पसंद आएंगे, उत्तर प्रदेश शासन को पसंद आएंगे, और गांव के आम आदमी को भी पसंद आएंगे। और सर आपने एक चीज बोली थी, कार्बन क्रेडिट, तो हमने कार्बन क्रेडिट की शुरुआत की है। जो हमारी बसेज हैं उसकी हम स्टडी करा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 740 ई बसेज हैं, तो उनकी स्टडी करा रहे हैं। और दूसरा हमने इंद्रजीत को भी बोला है यहाँ पे, तो उसने कहा तो है, तो अभी देखते हैं कि क्या हो पाता है। लेकिन जो मेरे कंट्रोल के अंदर है वो तो मैं करवा पा रहा हूँ अभी, और हो सकता है इस साल के लास्ट में कार्बन क्रेडिट मिल जाए। लेकिन कार्बन क्रेडिट कैसी अवधारणा है सोच के देखिए, पहले कार्बन उत्सर्जन करो, फिर ऊंट के मुंह में जीरे जैसा क्या दे दो, कार्बन क्रेडिट दे दीजिए। अब तक हमने जो बात की, पूरी प्रकृति की बात की, उसके 3 प्रिंसिपल थे। लास्ट 5 मिनट है, केवल 5 मिनट बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 30 मिनट पूरे हो जाएं, क्योंकि आधा घंटा मैंने शुरुआत में बोला था। देखिए जो शिक्षा है ना, उसका नया कलेवर हमें चाहिए। और नया कलेवर कौन सा? जो हमारा ऑलरेडी पुराना कलेवर था।
आज बच्चा 20 से 25 वर्ष शिक्षा लेता है, न पैसा मिलता है, न प्रतिष्ठा, न आराम, न सुख, न ज्ञान, न संस्कार, न चरित्र, न सज्जनता, और 3.96% लोगों को नौकरी मिलती है। क्या इस शिक्षा के ऊपर हमें चिंतन करके, शिक्षा अच्छी है, सबको लेनी चाहिए, क्या इसकी दिशा परिवर्तित करनी है क्या हम सभी? हमारे यहाँ धर्मानुकूल अर्थार्जन किया जाता था, जो सही है, एथिकली सही है, उसी को हम क्या करेंगे, अर्जित करेंगे, और जो अगेंस्ट नेचर है, अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग है, उसको हम अर्जित ही नहीं करेंगे। ये हमारे यहाँ परंपरा होती थी। हमारे यहाँ परंपरा थी किसी भी स्कूल का कंट्रोल एफिलिएशन, जैसे अभी NACC की बात कर रहे थे आप, किसी का एफिलिएशन किसी से नहीं होता था, सब इंडिपेंडेंट होते थे, और 7.5 लाख गुरुकुल चलते थे, और वर्ल्ड के ट्रेड के अंदर हमारा हिस्सा क्या था पता है आपको? 1/3। और चाइना और इंडिया मिला करके दोनों कितना करते थे पता है आपको? 72%। 1757 प्लासी के युद्ध के पहले की बात करा रहा हूं, वही प्लासी और प्लास्टिक फिर आ जाएगा, क्योंकि प्लासी के युद्ध में जैसे ही हारे वैसे ही प्लास्टिक परंपरा की शुरुआत हो गई थी हमारे साथ। अब मैं आपको बताता हूं एक संस्था, मैंने कभी बताया नहीं, कभी भी किसी भी मंच से आज तक मैंने कभी नहीं बताया, लेकिन आप बच्चे बैठे हो तो मैंने कहा, आज मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो डॉक्टर साहब ने कहा आप जरूर बताना। डॉक्टर साहब मेरे छोटे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, और बाकी तो आधिकारिक संबंध तो वो तो तृतीय क्षेत्र में आता है, तीसरे नंबर पे आता है। देखिए, प्रत्येक राष्ट्र होता है, उसका अपना स्वभाव होता है, उसी स्वभाव के आधार पर उसकी जीवन दृष्टि बनती है, और उसी जीवन दृष्टि के आधार पे उसके लोग जीते हैं, और उसी जीने के आधार पे वहां का गुरुकुल, वहां का पाठ्यक्रम, वहां की शिक्षा होती है। भारत की 4 जीवन दृष्टियां हैं। पहली जीवन दृष्टि है जीवन अखंड है, टुकड़ों में नहीं है। अखंड जीवन का अर्थ है कि किसी भी एक चीज पर विचार नहीं कर सकते। जैसे पीछे वो बच्चा बैठा है, उसको क्या लाभ होगा मैं तब विचार करूंगा जब मैं ये सोचूंगा कि इनको भी लाभ हो रहा है क्या उस बात से। हम सभी जो बैठे हैं वो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने 7वें अध्याय में 7वां श्लोक बोला है, मत्तः परतरन्नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान क्या कहते हैं कि पूरा संसार एक सूत्र में पिरोया हुआ है, जिसे आप आजकल एनर्जी बोलते हो ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं, उसी को क्या बोला गया? आत्म तत्व बोला गया, उसी को सोल बोला गया। तो हम सभी कैसे जुड़े हैं पता है? एक दूसरे से, आत्मा से। कोई संयोग है जिससे हम आप बैठे हैं। आप भी एक हैं, मैं भी एक हूं, बस शरीर के अंदर भिन्नता है। पत्थर भी एक है, फर्नीचर भी एक है, ये डेस्क भी एक है, बस क्या है इनके अंदर जीवंतता और कम जीवंतता में ही अंतर। आपको ये तो पता है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, कुछ ना कुछ चल रहा है इसमें, बस वो सुषुप्त है इसलिए आपने इसको जड़ कह दिया, और जागृत हो गया तो आपने उसको जीव कह दिया। जगदीश चंद्र बोस ने तो सिद्ध किया था ना, जेसी बोस ने सिद्ध किया है नहीं किया? प्लांट में भी क्या होती है? लाइफ होती है। तो हमारे यहाँ जीवन अखंड माना गया कि आज यदि आप कुछ कर्म करोगे तो भगवान कृष्ण कहते हैं पुनर्जन्म होगा और आपको फल भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मनुष्य कोई भी कुकर्म करने से, कोई भी दुष्टता करने से, कोई भी अनैतिक कार्य करने से भय खाता था, डरता था। इसीलिए हम बात क्या करते हैं, सतयुग में तो ऐसा था, द्वापर में ऐसा था, त्रेता में ऐसा था, और कलयुग में ऐसा है। यही तो बात करते हैं। हमारे यहाँ जगत के जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जीव हैं, सब में एक आत्म तत्व है, और उन्हीं का ही विस्तार चारों ओर है। जैसे गेहूं के आटे में गेहूं का दाना ही मिलेगा, सोने की अंगूठी में कोई भी जगह आप देखिए वो सोना ही मिलेगा, मिट्टी के मटके में कोई भी आप उठा लीजिए उसमें मिट्टी ही मिलेगी। इसी तरह से पूरे संसार का जो भी पदार्थ है उसमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी, सोल मिलेगी, आत्म तत्व मिलेगा, परमात्मा तत्व मिलेगा, जिसे श्रीमद् भगवद गीता के अंदर बहुत अच्छे से भगवान कृष्ण ने वर्णित किया है। दूसरा, जगत परमात्मा का विश्व रूप है। आपको पता है, माता जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे को भोजन कौन खिलाता है? किचन से खिलाते हो क्या? जाकर के चलो भैया गर्भ के अंदर खिला देते हैं, खिलाते हो? सूर्य भगवान कहते हैं भैया थोड़ी देर बाहर निकालो गर्भ से, ताप दे देते हैं इसको, गर्भ से बाहर निकालो इसको, प्राणवायु दे देते हैं। कहते हैं ऐसे कभी? कभी नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि माँ है वो गर्भनाल के माध्यम से ताप का, प्राणवायु का, भोजन का, सबका पोषण देगी। तो हम भी सभी प्रकृति के गर्भ में बैठे हैं, प्रकृति से प्राणवायु ले रहे हैं, प्रकृति से ताप ले रहे हैं,
प्रकृति से भोजन ले रहे हैं और दे क्या रहे हैं, सोच के देखिए। देने वाला देवता होता है और लेने वाला राक्षस होता है। आप दे रहे हैं या ले रहे हैं, ये चिंतन आप स्वयं करें। तो जगत परमात्मा का विश्व रूप है। आपने जो विकास मेरे को दिखाया, विचार, आकार, साकार, बाजार, व्यापार, वो एक चक्रीय था। और उसके आगे जो मैंने जोड़ा CSR, संसार और प्रकृति, उनको हमें देना है, वो क्या हो जाएगा, चक्रीय रूप। आपने कभी देखा कि भाई ऑक्सीजन का साइकिल पढ़ते हैं? साइकिल क्यों पढ़ते हो? सीधा ऑक्सीजन जाती है ना, कहीं खत्म हो जाती जाकर के। साइकिल क्यों? क्योंकि हर चीज रूपांतरित होती है। भोजन का क्या पढ़ते हो आप? साइकिल पढ़ते हो। लेकिन जब आप काम करोगे उस साइकिल पे काम नहीं करोगे, जहां से आया उसे वापस रिटर्न तो देना ही नहीं है। ये तो नियम बन गया आज का। क्यों? याद रखिए, हमारे यहाँ दो सिद्धांत थे पूरी प्रकृति में परमात्मा उसके। एक परस्पर पूरकता, हम एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री इंटरडिपेंडेंट है, और दूसरा चक्रीयता कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आपने सुना होगा इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो वहीं जहां से शुरू हुए थे वहीं हम खत्म हो जाएंगे। आज जन्म हुआ है तो आपकी मृत्यु अवश्यंभावी है, कोई अमर नहीं रह सकता। और जो भी अमरता के प्रयास हो रहे हैं ना, ये सृष्टि के विनाश के लिए है, स्पेशली AI के रूप में। इसके बाद में जो हमारी दृष्टि थी तीसरी, वो थी समग्र जीवन दृष्टि, जिसका आधार था हमारा परिवार, हमारा घर। हम सभी को वसुधैव कुटुंबकम कहते थे, सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, कि पूरा संसार ही क्या है, ब्रह्म से युक्त है। अर्थात चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, सब कुछ क्या है, संसार है। हमारे यहाँ संस्कृति के साथ समृद्धि भी थी, अभ्युदय के साथ निश्रेयस भी था। हम विलासी भी थे तो हम मोक्ष प्राप्ति की ओर भी जाते थे। हम तृप्ति पूर्ण करते थे तो हम वितृष्ण भी हो जाते थे एक समय के बाद। लेकिन आज की स्थिति आप सोच के देखिए, क्या मनुष्य ने अपने आप की श्रेष्ठता प्रकृति पर साबित की है? क्या श्रेष्ठ व्यक्ति का ये दायित्व है क्या दूसरे का शोषण करे? बताइए। पीछे दीदी से पूछ रहा हूं, सबसे पीछे कौन है? क्या श्रेष्ठ व्यक्ति का ये दायित्व होता है कि दूसरे का शोषण करे, या श्रेष्ठ व्यक्ति का ये दायित्व होता है कि वो दूसरे का पालन करे? तो पालन कर रहे हैं क्या? जो समाज में श्रेष्ठ है, जो गली में श्रेष्ठ है, जो परिवार में श्रेष्ठ है, जो यहाँ पे श्रेष्ठ है, जो कक्षा में श्रेष्ठ है, जो ऑफिस में श्रेष्ठ है, क्या वो दूसरे का रक्षण कर रहा है क्या, पोषण कर रहा है क्या? फिर इसी को व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था कहते हैं, जहां व्यक्ति केंद्र में होता है संसार का केवल शोषण करना होता है। बहुत अच्छा बच्चे ने बोला। तो हमारे यहाँ तो कामना क्या होती थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कभी भी नहीं रहा कि एक आदमी को करना है, सब आनंद लो, सभी स्वस्थ रहो, सबका भला हो, कोई भी आधा अधूरा नहीं, सबका भला खूब होना चाहिए। हमारे यहाँ भगवान कृष्ण ऐसे थे क्या? सड़े हुए वस्त्र पहनते थे। राम जी बड़े अलंकारिक वस्त्र पहनते थे, बहुत सुंदर सुंदर गहने पहनते थे। हम सोने की चिड़िया भी होते थे, तो हम ज्ञान परंपरा में भी पूरे विश्व के अग्रणी देश थे। हम सब में नंबर 1 थे। यदि आपको सब में नंबर 1 बनना है तो आपको जो अर्थव्यवस्था है उसकी दिशा थोड़ी परिवर्तित करनी पड़ेगी, जिसमें प्रकृति प्रेम भी हो, जिसमें धर्म केंद्र भी हो, जिसमें नैतिकता भी हो। और एक अंतिम बात आज की, बस ये अंतिम ही है, संघर्ष नहीं सह अस्तित्व। सब क्या कहते हैं, कंपटीशन करो, और फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, सब कंपटीशन तो होना चाहिए पर कट थ्रोट कंपटीशन नहीं होना चाहिए। भाई कंपटीशन का तो अर्थ ही ये है, दूसरे से आगे निकलना, दूसरे का गला काटना। इसीलिए तो आप बार बार बोलते हो नहीं कंपटीशन तो करो लेकिन कट थ्रोट कंपटीशन नहीं करो, यही बोलते हैं ना। लेकिन स्पर्धा का जो परिणाम होता है वो हिंसा होता है, वो संघर्ष होता है, वो विनाश ही होता है। प्रस्थान बिंदु है ना जो स्पर्धा का, वही संघर्ष है। जिस दिन आपने स्पर्धा शुरू की उसी दिन आपकी लड़ाई शुरू हो गई। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे बेचारे सुसाइड कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कोटा के अंदर। छोटे छोटे जगह पे जहां पे कभी मर्डर नहीं होते थे वहां पे मर्डर हो रहे हैं। सोच के देखिए, आपस में परिवार आपस में लड़ रहे हैं, दो भाई आपस में साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हर जगह स्पर्धा है, सहयोग कहीं भी नहीं है। भारत चिरंजीव राष्ट्र था, सनातन राष्ट्र था, तो जितने भी स्पर्धा की जगह केवल सहयोग लेके आ जाओ, एक दिन परिवार के अंदर लेके आ जाओ, सारे परिवार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। 2 महिलाएं एक साथ नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि सबको पर्सनल स्पेस चाहिए और बाद में दोनों परेशान होती हैं बच्चों को पालने के लिए। तो जितने भी प्रदूषण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हम दास्ता अनुभव कर रहे हैं, महासंकट है, वो सारे के सारे किससे दूर होंगे? वो दूर होंगे समग्र जीवन दृष्टि से। इसीलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं
द्वंद्व समासिकस्य च, मैं समासों में द्वंद्व हूं, पूरी सृष्टि में द्वंद्व है। माता पिता अलग अलग, नर नारी अलग अलग, दिन रात अलग अलग, सत्य असत्य अलग अलग। तो आप कहेंगे जब सब कुछ परमात्मा है तो फिर अज्ञान क्यों, असत्य क्यों, अभाव क्यों? लेकिन याद रखिए जब किसी की अनुपस्थिति होती है तो किसी को तो उपस्थित रहना ही पड़ता है। तो जब जिसको आप अनुपस्थित करोगे वो उपस्थित हो जाएगा। जब धर्म को अनुपस्थित करोगे तो अधर्म अपने आप आ जाएगा, सुर को अनुपस्थित करोगे तो असुर अपने आप आ जाएगा, ज्ञान को भूल जाओगे तो अज्ञान अपने आप आ जाएगा। तो असुर नष्ट नहीं होता, केवल विलुप्त तो होता है। जैसे ही आपने ज्ञान को प्रकट किया अज्ञान अपने आप चला गया। जैसे ही लाइट जलाई कमरे से अंधेरा चला गया। चाहे दीपक की जलाओ, चाहे 40-50 लाइट जलाओ। और ये मुझे जिसने सिखाया और पिछले 16 वर्षों से जो सिखा रही हैं मुझे, उनका नाम है डॉक्टर इंदुमती काटदरे ताई जी। पुनरुत्थान विद्यापीठ 2004 में स्थापित की, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी से कोई काम नहीं लेता, कोई किसी से पैसे नहीं लेती, केवल दान दक्षिणा और भिक्षा के आधार पर चलती है। किसी को वेतन नहीं देते, किसी से वेतन नहीं लेते, यानी किसी का भी नहीं कहते कि आप अपना पैसा दो, भिक्षा मांगते हैं, जितनी आ जाती है उतनी किताबें छाप देते हैं, उतनी सबको बांट देते हैं। अभी 1051 ग्रंथों का लोकार्पण किया, रामार्पण किया। कितने ग्रंथ? 1051। तो आपको सीखने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कोई भी विषय आप लीजिए, सारे के सारे विषयों के अंदर किस तरह से हम भारतीयता का समावेश कर सकते हैं, किस तरह से उन विषयों को जीवंत बना सकते हैं, किस तरह से इन मृत प्राय विषयों को जीवंत बना सकते हैं, वो ताई ने दिया। पुनरुत्थान विद्यापीठ अहमदाबाद, आप YouTube पे सर्च करोगे तो भी आपको मिलेगा। मैं प्रचार नहीं करने आया आपको, मैं जस्ट बता रहा हूं कि मेरी जीवन दृष्टि में परिवर्तन कैसे हुआ। तो मेरे सोचने का तरीका ये है, हालांकि सबको लग सकता है कि ये तो बिल्कुल ही अलग सोच रहे हैं। तो हम संतुष्टि की ओर जाएं, क्योंकि संतुष्टि प्रकृति है, लालच विकृति है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, दान करके, त्याग करके क्या करें? भोग करके करें। मानव प्रकृति का पुत्र है, मानव इस ईश्वरीय संस्था में रह रहा है, तो मानव का दायित्व है कि जिस तरह से माँ गर्भ में देखभाल करती है और बाद में बड़े होकर के माँ की देखभाल करते हैं, इसी तरह से इस गर्भ के अंदर हम पल रहे हैं तो माँ की तरह इसका भी क्या करें? देखभाल करें। प्राचीन काल में देवराई एक संस्था होती थी, देवराई नाम सुना होगा सर आपने। गांव के चारों ओर जो वन होता था उसको देवराई बोलते थे। उसको स्पर्श कर लिया तो पाप लगता था, वो पाप नहीं लगता था, क्योंकि उसका फल फूल सब कुछ तोड़ना मना होता था। देवराई क्या? क्योंकि वो सब कुछ किसके लिए था? जीवों के लिए, प्रकृति के लिए, हमारे लिए नहीं था। तो क्या हम देवराई नहीं लगा सकते? क्या हमारे यहाँ कोई अमृता देवी नहीं बन सकती? बलिदान नहीं देना, लेकिन जीवन को तो होम करना पड़ेगा। अमृता देवी ने खेजड़ली के अंदर बलिदान दिया था और उनके साथ 363 बिश्नोई परंपरा के लोगों ने बलिदान दिया। वो पर्यावरण का बलिदान हम कैसे भूल सकते हैं? कोई एक पेड़ के लिए अपना बलिदान भी दे सकते हैं। तो अंत में बस यही कहूंगा कि इको फ्रेंडली फैमिली स्थापित करिए, जिसमें विचार करिए रीथिंक, 7R। रीथिंक का अर्थ क्या है? क्या हम 4 पैंट शर्ट से काम चलेगा, या 3 से चल जाएगा, या 400 लेने पड़ेंगे? रिफ्यूज, मॉल में मत जाइए, विंडो शॉपिंग करते करते पता नहीं कितना पैसा वेस्ट कर देते हैं। मोबाइल के ऊपर देखते देखते पता नहीं कितनी चीजें आप कितना पैसा वेस्ट करते हैं। तो रिफ्यूज भी करिए, रिड्यूस पता ही है आपको, रीयूज भी करिए। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ तो कपड़ा बनता था, फिर उसका बैग बनता था, फिर उसका पोछा बनता था, ठीक है, तब जाकर के वो जाके क्या आता था, 3-3 4-4 बार जब तक यूज नहीं होता था। मैं भी जब छोटा था तो हमारे पिताजी 10 रुपए की इतनी मोटी सर वो आती थी, खाकी रंग की एक रफ कॉपी आती थी, वो लाके देते थे। उन्होंने कहा पहले इस पर पेंसिल से लिखो, पेंसिल से दिखता थोड़ा कम था, फिर उसके ऊपर हरे पेन से लिखो, फिर उसके ऊपर काले पेन से लिखो, ताकि उस कॉपी का कितनी बार यूज हो? 3 बार यूज हो। अभी भी मैं आपके सामने बैठा था ना, मैं वेस्ट नहीं करता कभी भी। यहाँ पे मैंने ये यूज किया पूरा, उसके बाद में फिर पूरा पीछे यूज किया, और ये पहले मैं यहाँ लिख रहा था, फिर मैंने कहा ऐसा नहीं हो ये चीज छूट जाए नीचे, जैसे अभी ये छूट रही थी। तो मैं आपको ये कहता हूं कि जो भी चीज करना है वो क्या करना है? आपको रीयूज करना है, फिर रिसाइकिल करना है, और चीजों को रेगुलेट भी करना है, अपनी जीवनचर्या, अपनी दिनचर्या को भी रेगुलेट करना है। और सबसे बड़ी बात अंत में, इनोवेशन हब की बात, आपको रिसर्च भी करना है। तभी भगवान कृष्ण पुनः कह पाएंगे अश्वत्थ है सर्ववृक्षाणां, वृक्षों में मैं क्या हूं? पीपल हूं। और वट सावित्री व्रत के बारे में आप पढ़ लेना, वो उत्तर मैंने नहीं दिया। तो आपने बड़े ध्यान से सुना, मन से सुना, समय हो सकता है थोड़ा ज्यादा लिया,
लेकिन मैं चाहता था कि जो हमारी यंगस्टर्स हैं, जो हमारे इनोवेटिव हब के जो भी लोग हैं, इनोवेशन हब के जो भी लोग हैं, वो सब हमारी मूल चीजों को जाने। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम केवल पेड़, तना और वृक्ष को छांट रहे हैं, जड़ों पे काम ही नहीं कर रहे। तो मुझे लग रहा है कि जड़ें आपसे काफी दूर हैं, आप केवल जो पश्चिम ने बाय प्रोडक्ट दिया है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो बाय प्रोडक्ट बने ही नहीं, उस पर भी काम करिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।